Today we are going to start with a new chapter in grade 12, that is respiration and circulation. It's an important chapter. Can you see the PPT and are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. So children, as we know that respiration and circulation both are the basic life processes that takes place in a living organism. Okay, and in this particular chapter of respiration, we are going to deal with the living organism, respiration in living organism and circulation in living organism. Can anyone first tell me the difference between respiration and breathing? क्या difference है respiration और breathing में? Can you hear me, students? If you don't respond, I won't be able to understand that you are able to hear me. If you don't know the answer, please let me know. Ma'am, we do not know. I will be giving the answer. If you don't respond, I feel that my voice is not audible to you. Hello, ma'am. हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, can I give answer? Yes, sure, you can tell that. Respiration is sometimes some like biochemical process, and breathing is taking or inhaling or exhaling oxygen and carbon dioxide. Very good. So respiration, it's a process. Okay, it's a biochemical process where many chemical reactions take place for the production of energy. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए. और ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है. ओके, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फॉर ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो रेस्पिरेशन में सांस लेने के साथ साथ जो ऑक्सीजन अंदर लिया है उसका इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और क्या बनाया जा रहा है? एनर्जी. जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है. फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर दिया गया. Okay, so there is a difference between respiration and breathing. As the child rightly said, breathing is a physical process wherein oxygen gas is taken in and carbon dioxide gas is given out. Whereas respiration is a biochemical process in which glucose is oxidized so as to release energy. 3. Respiration, biochemical process of oxidation of organic compound. Which is this organic compound? Mainly it is glucose. In a stepwise manner. ये ग्लूकोज को जब तोड़ा जा रहा है वो स्टेपवाइज होता है. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, शायद तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो. एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ा था, याद है? तो वहां पे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ा, फिर ईटीएस पढ़ा. ये कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस. तो ये स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये केमिकल एनर्जी कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. बायो वर्ड क्यों आया है? लाइफ के लिए. केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली ग्लूकोज, इन अ स्टेप वाइज मैनर फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये उसका केमिकल रिएक्शन है. 3,6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 8. अच्छा, मुझे कोई बोलेगा कौन से सेल ऑर्गेनल में रेस्पिरेशन होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है? हेलो, कौन से सेल ऑर्गेनल में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज अगर अच्छे से होना है तो रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? व्हाट ऑब्वियस, लार्जर द सरफेस एरिया, है ना? ज्यादा बड़ा रहेगा सरफेस एरिया तो उतना गैस अंदर बाहर करने ज्यादा जगह है.
इट शुड बी थिन, बहुत पतला होना चाहिए। हाईली वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब बहुत सारा ब्लड वेसल्स होना चाहिए। एंड परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट शुड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So your respiratory surface should have large surface area, it should be thin, highly vascular, and it should allow the exchange of gases, and it should be moist. Always the respiratory surface or the organ of any organism should be moist, then only the process of respiration can take place. अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, हमने 11th में पढ़ा था। फाइलम क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जस, निडारियन, ये सारे के सारे एक्वाटिक हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जस, निडारियन सारे एक्वाटिक है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लैटीहेल्मिन्स, फ्लैटवर्म, ठीक है, एनिलिड और एम्फीबियन, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लैटीहेल्मिन्स के लिए है। एनिलिड्स के लिए भी, एनिलिड और एम्फीबियंस के लिए जनरल बॉडी सरफेस, एनिलिड और एम्फीबियंस के लिए जनरल बॉडी सरफेस। इंसेक्ट जमीन पे रहता है, ठीक है, जैसे तुमने कॉकरोच के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उनका क्या है, ट्रकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरैकल्स, ट्रकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरैकल्स। मोस्टली इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरैकल्स। एरेक्निड्स जैसे कि स्पाइडर है या स्कॉर्पियन है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बुक, लंग्स। लिम्यूलस, आर्थ्रोपोड, किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, किंग क्रैब, इट्स अ लिविंग फॉसिल। Limulus is a living fossil. It's aquatic and its respiratory organ is book gills. I request you to kindly note this or memorize this. I will be asking it now. Okay, one of you please unmute and tell me the respiratory organ for insects. Respiratory organ for insects. Spiracles, ma'am. Very good. Say tracheal tube and spiracles, huh, beta? Then respiratory organ for limulus. Book gills. Book gills. Book gills. Scorpions. 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 Book lungs. Book lungs. Book lungs. Amphibians. Amphibians. External gills. Amphibians. बेटा amphibians का कहाँ है, गिल्स कहाँ होता है? Plasma membrane and general body surface. साक्षी, एम्फीबियंस के लिए जनरल बॉडी सरफेस है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्स के लिए क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियन। टैडपोल ऑफ फ्रॉग बोला है, स्पेसिफिकेशन है टैडपोल ऑफ फ्रॉग, सैलमैंडर या न्यूट, तो तुम लिख सकते हो एक्सटर्नल गिल्स, और एम्फीबियन गिल्स नहीं दिखाएगा, ओके। फिश, इंटरनल गिल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, लंग्स। टर्टल्स जो अंडर वाटर है उनके पास क्या है, क्लोएका। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, प्लीज नोट दिस डाउन। Once you finish, please tell me, ma'am, we are done, so I can move on to the next piece. Completed? Ma'am. Now the human respiratory system, children. The human respiratory system shows the presence of nasal passage. Nasal passage. सबसे पहले नोस्ट्रिल, हमारे नाक में जो दो होल है, हमारे नाक में जो होल है जिससे सांस अंदर जाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। फिर जो नाक के पीछे जगह है उसको हम बोलते हैं नेसल पैसेज या नेसल कैविटी। फिर आता है लैरिंक्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है।
ट्रकिया जो कि विंड पाइप कॉमन है, कॉमन इंग्लिश में उसको विंड पाइप बोलते हैं। ट्रकिया डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा? ब्रोंकस। ब्रोंकस के जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं, और ये जो छोटा छोटा डॉटेड स्ट्रक्चर फुग्गे जैसा दिख रहा है उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा लंग। So I repeat, the human respiratory system comprises of nostrils, nasal passage, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveoli. कौन रिपीट करेगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम shows the presence of nostrils, nasal passage, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveoli. I repeat once more: nostril, nasal passage, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveoli. Can anyone please repeat now? Yes, ma'am. Yes. Human respiratory system consists of nostrils, nasal passage, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, and alveoli. And the lungs. That's the most important organ that we have. Okay. Now children, the nostril Yes, ma'am. और the nasal passage के लिए हम बोलेंगे, हमारा नाक का जो दो होल है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेज। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सटर्नल नेज। द पेयर ऑफ ओपनिंग, ओके, द पेयर ऑफ ओपनिंग थ्रू विच oxygen rich air enters inside the body and carbon dioxide rich air moves outside the body is known as external nares. ओके, ये जो खड्डा है जिसमें से सांस अंदर जाती है और बाहर आती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेर्स। सेम तुम्हारे नाक के अंदर भी दो छोटे खड्डे जिसको हम बोलते हैं इंटरनल नेर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेर्स। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है, द स्पेस बिटवीन द टू नेर्स, ओके, इज नोन एज नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। द ओपनिंग थ्रू विच the air enters inside the body and moves outside the body is known as external nares. Similar openings are present inside and we call it as internal nares. The space between the two is known as nasal passage. Okay? अब नाक के अंदर तुमने देखा है ना छोटे छोटे बाल होते हैं। Okay? The nasal passage shows the presence of fine hairs. नाक के अंदर क्या है? छोटे छोटे बाल है, फाइन हेयर। कोई बोलेगा उस हेयर का काम क्या है? टाइम पास के लिए दिया है नेचर ने वो हेयर। क्या करता रहेगा वो हेयर? क्या करता रहेगा वो हेयर? नाक के अंदर जो बाल है उसका काम क्या है? कोई काम है उसका? वो हवे को फिल्टर करता है। इट फिल्टर्स द एयर। हवे में बच्चे लोग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करने का काम ये हेयर का है, ये छोटे छोटे बालों का है। और अगर तुम नाक के बीचों बीच हाथ लगाओगे तो एक हड्डी है जो हिलती है, वो हड्डी का नाम क्या है? कार्टिलेज। वी कॉल इट एज मेसेंथेमोइड। व्हाट डू वी कॉल इट एज? मेसेंथेमोइड। गिव मी अ मिनट। Mesentemoid, the nasal cavity or the nasal chamber, okay, the nasal cavity or the nasal chamber is divided into two compartments by means of mesentemoid, which is a cartilage, जो कि क्या है? एक cartilage है। The nasal passage is divided into two by a cartilage known as mesentemoid. हमारा जो नोज है बच्चे लोग उसको तीन में बांटा गया है। We can differentiate into three parts.
एंटीरियर सबसे आगे जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। एंटीरियर सबसे आगे वाला हिस्सा वेस्टिब्यूल, जहाँ पे छोटे छोटे बाल है और म्यूकस लाइनिंग है। उसके बाद सबसे अंदर जो नैरो पार्ट है, ठीक है, द नैरोअर पार्ट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। नैरोअर पार्ट क्या है? रिचली सप्लाइड विद ब्लड, जो कि मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हो। सबसे अंदर जो है इनर मोस्ट पार्ट, वो एकदम नैरो है, वो एकदम पतला है, विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। विच इज व्हाट? रिचली सप्लाइड विद ब्लड। So the particular nose, हमारा जो नोज है उसको तीन में बांटा गया है। नोज को तीन में बांटा गया है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। एंटीरियर वेस्टिब्यूल, द मिडिल पार्ट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द रेस्पिरेटरी पार्ट। द इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, वी कॉल इट एज ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। क्यों ऑल्फैक्टरी या सेंसरी? क्योंकि वहां पे हमको क्या सेंस मिलता है? सेंस ऑफ स्मेल। वी गेट व्हाट? सेंस ऑफ स्मेल। So these are the parts of nasal passage. I repeat, the pair of openings through which oxygen-rich air enters inside the body and carbon dioxide-rich air moves outside the body is known as external nares. Similar opening is present inside and is known as internal nares. The space between the two is known as nasal passage. The nasal passage is divided into two compartments by mesenteroid, which is the cartilage. The nasal passage can be differentiated into anterior vestibule, middle respiratory part, and inner is olfactory. एक बार रीड कर लो। Who will tell me the meaning for vascularized? Vascularized इसका मतलब क्या होता है? वैस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? वैस्क्यूलर का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? रिचली सप्लाइड बाय फाइन ब्लड कैपिलरी। वैस्क्यूलर का मतलब क्या है? रिचली सप्लाइड बाय फाइन ब्लड कैपिलरी। बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज है, इसके लिए वैस्क्यूलर वर्ड आया है। फंक्शन क्या है ऑल्फैक्टरी चेम्बर का? डिटेक्ट सेंस ऑफ स्मेल, टू डिटेक्ट स्मेल। Shall I change the slide? Move on to the next. तो समझ में ही नहीं आता है, मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next comes the larynx. पहले आता है pharynx, लेकिन यहाँ पे नोट नहीं दिया हुआ है। pharynx, नेसल पैसेज के बाद कौन सा एक पैसेज आता है जिसको हम बोलते हैं pharynx? ये तुमने शायद 11th स्टैंडर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। pharynx जो है ना बच्चे लोग, इससे कॉमन पैसेज है। खाना और हवा दोनों जाता है वहां से, तो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ऊपर वाला हिस्सा नेसल चेम्बर का, ओके, ऊपर वाला हिस्सा जो नेसल चेम्बर का ओरोफैरिंक्स में जाता है। इसमें जाता है ओरोफैरिंक्स, जहां पे फूड और एयर दोनों जाएगा। फिर वो बाद में कंटिन्यू होगा इनटू व्हाट? लैरिंजोफैरिंक्स। तो नेसोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स के बीच में एक बोन आता है जिसको हम बोलते हैं पैलेट बोन। नेसोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स के बीच में एक बोन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट बोन। और फैरिंक्स के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसका नाम है लिम्फॉइड टिश्यू। स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू। और उस टिश्यू का नाम शायद तुमने सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से एज टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? टॉन्सिल्स।
इसका काम क्या है? जर्म्स को मारने का। टॉन्सिल्स का काम क्या है? जर्म्स को मारता है वो। तो फेरिंग्स जो है बच्चे लोग, उसको 3 पार्ट होता है बेसिकली। नेसोफेरिंग्स, uppermost part from the nasal chamber, it leads into oropharynx. Okay, then it will continue below as what? Laryngopharynx. एक तो नेसोफेरिंग्स है, दूसरा ओरोफेरिंग्स है और तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स है। दिख रहा है ये यहाँ पे देखो डायग्राम में। नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स जाके किधर खुलता है? ओरोफेरिंग्स, यहाँ से खाना हवा दोनों जाएगा। ओरोफेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंजोफेरिंग्स। अब नेसोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स के बीच में एक हड्डी आती है, हड्डी जिसका नाम क्या है? पैलेट बोन, पैलेटाइन बोन या पैलेट बोन। और फेरिंग्स जो है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू दिखाता है, लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड, ये सब वर्ड सुनोगे तो समझ जाना, वहां पे हमारे इम्यून सेल्स रहते हैं जो कीटाणु से लड़ते हैं। So the pharynx shows lymphoid tissue called what? Tonsils. Tonsils का काम क्या है? To kill the pathogen that enters inside the pharynx. इतना समझा? Shall I move? Look at the diagram. Nasopharynx, the Yes, ma'am. uppermost part of the nasal chamber. Nasopharynx के बाद क्या आता है? Oropharynx. Oropharynx के बाद आता है laryngopharynx. नेसोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स के बीच में एक हड्डी है जिसका नाम क्या है? पैलेट बोन। फेरिंग्स एक स्पेशल टाइप का टिश्यू दिखाता है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का काम क्या है? टू किल द पैथोजन। द नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स और द साउंड बॉक्स। हम इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं क्योंकि ये मेल्स में बहुत प्रोमिनेंट होता है। कोई कोई मेल्स में देखो गर्दन पे उनका ये क्या बोलते हैं ना, लैरिंग्स काफी बाहर की तरफ रहता है। सो वी कॉल इट एज व्हाट? एडम्स एप्पल। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि वहां से हमारा वॉइस निकलता है बाहर, इसके लिए हम उसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं। बच्चों ये जो लैरिंग्स है ये एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, और इसमें क्या प्रेजेंट है? वोकल कॉर्ड, कॉर्ड CORD, कॉर्ड। जिस तरह से सितार, गिटार, इसमें सब कैसे स्ट्रिंग्स होते हैं ना, तार होता है, कॉर्ड। उसी तरह से हमारे लैरिंग्स में भी क्या प्रेजेंट है? कॉर्ड प्रेजेंट है। हम उसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लैरिंजोफैरिंक्स एंड द हायोइड बोन टू द ट्रकिया। लैरिंग्स कहां से कहां एक्सटेंड होता है? From laryngopharynx, okay, laryngopharynx and the hyoid bone. See, look at the hyoid bone. This is the hyoid bone. Hyoid bone to the trachea. It is a hollow tubular structure. और इसका जो wall है is made up of cartilage plate held by membrane and muscle. इसका जो wall है it is made up of what? Cartilage plate and it is held by what? Membrane and muscle. What obvious? Internally, as we said earlier, it will show the presence of what? Pair of fold of elastic vocal cord. Pair of fold of elastic vocal cord. So voice is produced by the passage of air. आवाज कब आती है? जब हवा अंदर जाता है वोकल कॉर्ड में। देखो अगर तुम सितार या गिटार के स्ट्रिंग को वैसे ही रखोगे तो आवाज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उस सितार या गिटार के स्ट्रिंग को हिलाओगे तो क्या हुआ? वहां का एयर कॉलम डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए आवाज निकलता है। सेम वे जब हवा हमारे वोकल कॉर्ड में से पास होती है तो क्या प्रोड्यूस होएगा? साउंड, साउंड प्रोड्यूस होएगा। और उस साउंड को हम मैनिपुलेट या मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय द टंग, टीथ, लिप्स एंड नेसल कैविटी। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि लैरिंग्स जो है वी ऑल्सो कॉल इट एज एडम्स एप्पल और साउंड बॉक्स। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एडम्स एप्पल? बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ मेल। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ vocal cord which are elastic folds है, and when the air passes through this vocal cord it vibrates and it produces sound. The modulations are done with the help of tongue, lips and other muscles.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये ध्यान देना है कि लैरिंग्स जो है ना बच्चे लोग, वो किधर जाके खुलता है? लैरिंग्स किधर खुलता है? ट्रकिया में। लैरिंग्स खुलता किधर है? ट्रकिया में। लैरिंग्स और ट्रकिया के बीच में, जहां मैंने अभी कर्सर रखा है, वहां एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ट्रकिया इज नोन एज व्हाट? ग्लॉटिस। ओपनिंग बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ट्रकिया इज नोन एज व्हाट? ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस को ऊपर एक ढक्कन जैसा है। कैन यू सी दिस? वेयर आई एम मूविंग द कर्सर, एक ढक्कन है जिसका नाम है एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है खड्डा है और उसके ऊपर एक ढक्कन है जिसका नाम क्या है? एपीग्लॉटिस। तो हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो when you gulp or you swallow, what happens? The epiglottis closes the glottis. एपीग्लॉटिस क्या कर देगा? ग्लॉटिस को बंद करेगा ताकि खाना या पानी ट्रकिया में ना जाए। ट्रकिया में चले गया तो सीधा लंग्स में जाएगा और बंदा मर जाएगा। तो इसके लिए बड़े लोग बोलते हैं खाना खाने के टाइम पे हंसना या बोलना नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान खाने पे नहीं है तो एपीग्लॉटिस नहीं बंद होगा, और एपीग्लॉटिस के नहीं बंद होने से खाना किधर चले जाएगा? ट्रकिया। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट: लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ मेल्स। वॉइस बॉक्स, okay, because it helps in the production of sound. This particular larynx is internally lined by pair of fold of elastic vocal cord. The opening between the larynx and trachea is known as glottis. Glottis is guarded by a flap-like structure called epiglottis. Epiglottis का काम क्या है? Prevents the entry of food into trachea. Just read this. Hello, ma'am. हाँ बेटा बोलो। मैम द लैरिंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम, वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है मैम? Laryngopharynx. Laryngopharynx. Okay मैम, थैंक यू। Shall I change the PPT? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can anyone please tell me the parts of respiratory system that we have studied till now? Only name the parts. Name the parts of respiratory system in humans. Nostrils, nasal passage, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, and the lungs. Very good choice. Can anyone tell me the cartilage that divides nasal passage into two compartments? Name the Mesenteroid cartilage. mesenteroid. Can you name the parts of nasal passage? Can name the parts of nasal passage? बच्चे लोग, मेरा टीचिंग तभी इफेक्टिव रहता है जब तुम लोग जवाब देते। तुम्हारा जिस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा मैं भी उसी तरह से पढ़ाऊंगी। Can anyone tell me the parts of nasal passage? Yes, unmute and answer, Miss Chaudhary. External nares and internal nares. No. Vestibule, respiratory part and olfactory tract. The opening between the larynx and trachea is known as dash. The opening between larynx and trachea is known as dash. Glottis. Very good. The glottis is guarded by a flap-like structure called dash. Epiglottis. State the function of glottis. State the function of epiglottis. Prevents the entry of food into trachea. Into trachea, beta. It's not trachea, it's trachea. Can you tell me the parts of pharynx?
Name the parts of pharynx. Parts of pharynx. Hello. Nasopharynx. हाँ. नेसो. Laryngopharynx. उन दोनों के बीच में क्या आता है बेटा? नेसो और लैरिंजोफैरिंक्स के बीच में Oropharynx. So nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Can anyone tell me the function, the lymphoid tissue present in pharynx? The lymphoid tissue present in pharynx. Tonsils. Tonsils. What is the function of tonsil? Kills the pathogens. Very good. It kills the pathogen. Now moving to the next, that is trachea. दिख रही है? ये ना बच्चे लोग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा रहता है. Sorry, not 15. Around 25 centimeter in length. It is how much? 25 centimeter in length. It's a long tube that runs through the neck in front of the esophagus and extends into and up to the middle part of thoracic cavity. नेक से पास होता है, नेक से शुरू होता है, ईसोफेगस के ऊपर आता है, मतलब ईसोफेगस उसके नीचे है, ईसोफेगस के ऊपर है और बराबर बीचों बीच में ना ये थोरैसिक कैविटी में दो में ब्रांच आउट होता है. बच्चे लोग ये ट्रकिया पे तुमको ब्लू कलर का कार्टिलेज दिख रहा है. कोई बोल सकता है ये ब्लू कलर का कार्टिलेज कौन सा रहेगा? हमने 11th में पढ़ा था. ब्लू कलर के कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? Hyaline cartilage. हाँ. So this trachea is supported by 16 to 20 C-shaped cartilage. ट्रकिया को सपोर्ट किया गया है by means of 16 to 20 C-shaped cartilage. ओके. और ये कार्टिलेज क्या करता है? इट कीप्स द ट्रकिया डिस्टेंडेड. देखो तुम लोग सबने साइकिल चलाया होगा या फिर एटलीस्ट देखा तो होगा. साइकिल जब पंचर हो जाती है और उसके बाहर उसका ट्यूब निकालते हैं ना, साइकिल के व्हील का ट्यूब निकालते हैं, तो वो ट्यूब एकदम खड़ी रहती है कि गिर जाती है? अगर वो पंचर साइकिल की ट्यूब है तो एयर ट्यूब क्या होती है? गिर जाती है मैम. क्योंकि उसमें हवा नहीं है. उसी तरह से जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमारा ट्रकिया भी गिर सकता है, लेकिन गिरता नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि हमारे ट्रकिया को सपोर्ट किसने किया है? कार्टिलेज ने, सी शेप कार्टिलेज ने. तो बेसिकली दिस सी शेप कार्टिलेज कीप्स द ट्रकिया डिस्टेंडेड. ये सी शेप कार्टिलेज का काम क्या है? टू कीप द ट्रकिया डिस्टेंडेड. इंटरनली, अंदर से ट्रकिया के अंदर छोटे छोटे सीलिया है. सीलिया, फाइन हेयर लाइक पार्टिकल्स दैट कीप मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन. एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है. ट्रकिया में क्या है? सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके. सीलिया का काम क्या है? टू ट्रैप द फॉरेन सब्सटेंस. सीलिया का काम क्या है? ट्रैप द फॉरेन सब्सटेंस. म्यूकस भी वही काम करता है जो हवा के थ्रू हमारे शरीर में आ रहा है. तो ये जो ट्रकिया है, इट इज इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड pseudostratified epithelium. Ciliated pseudostratified epithelium and mucus gland. और ये दोनों क्या करते हैं? ट्रैप द फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स अलोंग विद द एयर. किसी को ना तक डाउट है? समझा ट्रकिया? Yes, ma'am. चेंज करूं? So till now what we have studied about the human respiratory system: nasal passage divided into two by a cartilage called mesenteroid. Nasal passage में 3 parts हैं: proximal vestibule, middle respiratory part, innermost olfactory. उसके बाद हमने pharynx पढ़ा. pharynx के 3 पार्ट हैं: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Pharynx में एक स्पेशल टाइप का लिम्फेटिक टिश्यू है या लिम्फॉइड टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल. टॉन्सिल लिम्फॉइड टिश्यू होने के कारण उसका काम क्या है? टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन दैट एंटर्स इनसाइड द बॉडी.
उसके बाद हमने लैरिंग्स पढ़ा। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। Why it has the ability to produce sound? Because it shows the presence of two elastic folds, okay, which are known as vocal cord. So when the air enters in the vocal cord, it vibrates and it produces sound. The opening between the larynx and the trachea is known as glottis. It is guarded by a flap-like structure called what? Epiglottis. The function of epiglottis is to prevent the entry of food and water inside the trachea. It can be dangerous. It can also lead to death of the person. So it is important that the epiglottis closes the glottis. Then we studied about trachea. It is a long tube-like structure that runs through the neck in front of esophagus and extends into and up to the middle part of thoracic cavity. It is supported by 16 to 20 C-shaped cartilage, और ये C-shaped cartilage का काम क्या है? To keep the trachea distended. Internally, the trachea is lined by ciliated pseudostratified epithelium and mucus glands that traps the foreign substance that enters along with the inhaled air. Now moving to the next. ये देखो बच्चे लोग, ये trachea को देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो branch हो रहा है. So the trachea branches into two. हाँ, which is known as primary bronchus. इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकस. अब देखो मैंने जहाँ अब एरो रखा है ये सेकेंडरी ब्रोंकस है, फिर आता है टेरिशरी ब्रोंकस, फिर आता है ब्रोंकियोल. तो ट्रकिया, ठीक है, जैसे ही डिवाइड होता है हम उसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस. प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होएगा सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होएगा टेरिशरी ब्रोंकस, डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में. अब याद रखना ये ब्रोंकस को भी क्या है? सपोर्ट है. इट इज इंटरनली सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज. अब ये ब्रोंकियोल जो सबसे छोटा ब्रांच है, इट टर्मिनेट्स इनटू एयर सैक, हवा का थैली, और अ बलून ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई. ये एल्वियोलाई है. ओके, एयर सैक या बलून लाइक, ये सब इसके लिए एडजेक्टिव यूज होता है. ग्रेप लाइक, एल्वियोलाई को बोलते हैं हम एयर सैक, बलून लाइक या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर. लोब्यूलेटेड है, देखो लोब से इसमें, दे आर लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स एंड इट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. देखो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी दिख रहा है. इट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दीज हैव सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. ये बहुत पतला है, बहुत ही थिन लेयर है. तो कौन सा एपिथेलियम का बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. फंक्शन क्या है एल्वियोलाई का? प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. हमारे लंग्स में टोटल कितना एल्वियोलाई है? 720 मिलियन एल्वियोलाई. कितना है? 720 मिलियन एल्वियोलाई. प्लीज रीड दिस स्लाइड. हेलो मैम. बोलो बेटा. मैम पल्मोनरी मतलब? पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. लंग्स का टेक्निकल टर्म है पल्मोनरी. हम बायोलॉजिकल टर्म में लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी. जैसे हम हार्ट को कार्डियाक बोलते हैं, लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं. ठीक है. बट मैम उधर ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स है ना, तो उसको पल्मोनरी क्यों? बेटा हार्ट में से, अगर तुमको याद है, हार्ट में से ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ आते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो जो ब्लड वेसल लंग्स की तरफ आता है, अगर वो आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसा अकेला आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना. और वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट में लेके जाता है. हार्ट से जो ब्लड वेसल लंग्स की तरफ आते हैं उनको हम आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स. ओके मैम, थैंक यू. हेलो मैम. चाइल्ड, मैम डायग्राम में आर्ट्रियम लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? एट्रियम. एट्रियम
यही पूछ रहे हो ना? यस मैम। मैम उसका मीनिंग? एट्रियम जो है इट सिंगुलर फॉर्म, बड़ा वाला ब्रांच है वो, ठीक है, बड़ा वाला ब्रांच है वो, इट्स अ चेम्बर, so we call it as atrium. ओके मैम। Shall I change the slide? तो बेसिकली alveoli Yes, का ma'am. क्या है, alveoli का फंक्शन पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखोगे, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज. नाउ द लास्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज लंग्स. लंग्स जो है इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन which is paired, elastic and spongy in nature. बच्चे लोग यहाँ पे जो लंग्स का कलर दिखा है वैसा नहीं रहेगा. अगर हेल्दी पर्सन का लंग्स है, हेल्दी पर्सन का लंग्स है तो वो पिंकिश कलर का रहता है. द लंग्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज पिंकिश इन कलर. जो सिगरेट विगरेट पीते तुम लोग को मालूम है उनका लंग्स का कलर क्या रहेगा, ब्राउन ब्राउन रहेगा, ठीक है. सो द लंग्स ऑफ द हेल्दी पर्सन इज पिंकिश इन कलर, placed inside the thoracic cavity. Thoracic cavity के अंदर है, well protected by the rib cage. Rib cage के अंदर फिट है वो. बच्चे लोग लंग्स का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहता है, लंग्स को अपना खुद का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है. तो लंग्स इज कवर्ड बाय अ डबल प्लूरल मेम्ब्रेन. लंग्स इज कवर्ड बाय डबल प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन है, डबल है तो बटोवियस आउटर भी रहेगा और इनर भी रहेगा. याद रखना बायो में जब भी आउटर वर्ड आता है तो पैराइटल आएगा, इनर वर्ड आएगा तो विसरल आएगा. सो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज पैराइटल लेयर एंड द इनर वन इज विसरल लेयर. ये जो दोनों मेम्ब्रेन है डबल है ना, तो जगह तो रहेगा दोनों के बीच में. तो द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड. द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ व्हाट, प्लूरल फ्लूइड. और राइट लंग जो है इट इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग. व्हाई, कैन एनीवन टेल मी व्हाई द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग? व्हाई द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज? Presence of heart. यस, बिकॉज द स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय द हार्ट. इसके लिए लेफ्ट लंग क्या है, छोटा है. राइट लंग को लार्जर बोला है, मतलब कितना कंपार्टमेंट्स है देखो. राइट लंग में टोटल 3 कंपार्टमेंट्स हैं, जबकि लेफ्ट लंग में कितना कंपार्टमेंट है, 2. ओके, देन कम्स द डायफ्रम. कैन यू सी दिस, जहाँ पे मैंने एरो रखा है, दिस इज द डायफ्रम. ये क्या है, डायफ्रम है. इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रम. क्या बोलते हैं, डायफ्रम. ओके, ये एक ऐसा टिश्यू शीट है, शीट, कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो हमारे थोरैसिक कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से अलग रखता है. इट्स अ फिब्रोमस्कुलर सेप्टम. सेप्टम का मतलब डिवीजन या पार्टीशन. फिब्रोमस्कुलर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना है. So it is a fibromuscular septum that separates the thoracic and the abdominal cavity. कौन से शेप का रहेगा, डोम शेप. डोम शेप, रिलैक्स्ड स्टेट में डायफ्राम कौन से शेप का है, डोम शेप का. और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फ्लैट हो जाता है. ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलैक्स्ड स्टेट इट इज डोम शेप एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स फ्लैट. So along with this we complete the human respiratory system. I will just play all the slides together. You just read it. एक बार फटाफट पढ़ो. Just have a very quick reading. फटाफट revise करो. Someone wanted to ask something. No, ma'am. हाँ बेटा बोलो. हेलो. No, ma'am. Continue. बोलो बेटा. मैम लायरिंग्स का जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है.
नहीं बच्चा नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए डाल। Okay, ma'am. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। समझा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, नेम द फिब्रोमस्क्यूलर सेप्टम present in the respiratory system. Fibromuscular septum. Diaphragm. Very good. The structural and functional unit of lungs. Alveoli. Huh? Alveoli. Very good. A function of alveoli. Provide surface area for gaseous exchange. Very nice. बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग इतना पढ़ना, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीड करूँ, ठीक है? द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स इजी, कंपैरेटिवली इजी है. So in the next class, you people study the human respiratory system so that I can have a hazel-free class, and I would appreciate if the number of children responding is more. That will help me to teach better. Thank you. Have a great day. Take care.